अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बच्चों, अब्दुल्लाह हैदरी साहब हमारे सीनियर हैं, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मौलाना इरफान फैज़ानी साहब हैं, और हैदर साहब जो दोस्त जो मेरे जिन्होंने बुलाया, मास्टर जनाब मोहम्मद सद्दीक़ साहब, एडवोकेट दिलशाद साहब, मेरे सीनियर और मेरे दोस्त भी साबिर हुसैन साहब, और बाकी वो सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। बच्चों से बात करते हुए मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बट ये ज़रूरी भी है। अगर एक इंसान भूखा भी है और बेनमाजी भी है, आप उसकी कौन सी ज़रूरत पहले पूरी करेंगे? भूखा भी है, बेनमाजी भी है, मुझे लगता है कि उसे नमाज की तलकीन से पहले रोटी की ज़रूरत है। एक इंसान जिस वक्त में घायल भी है और नंगा भी है, मुझे नहीं लगता आप उसे कपड़ा पहले पहनाएंगे, मुझे लगता है उसके ज़ख्मों का इलाज पहले करेंगे, मर जाएगा। एक इंसान एक वक्त में शराबी भी है और सखी भी है, वो लोगों की मदद भी करता है, शराब भी पीता है। मेरी अक्ल मुझे ये कहती है कि मैं उसकी सखावत की तारीफ़ पहले करूं और उसके शराबी होने की तनकीद कमरे में बाद में करूं। हमें पॉजिटिविटी को उभारना होगा, ज़रूरत पे पहले ध्यान देना होगा। बच्चों के करियर के हवाले से की जाने वाली किसी भी बातचीत में मैं नसीहत को 2 नंबर पे रखता हूँ, पहले नंबर पर एडवाइस को रखता हूँ। बच्चे को आइडिया चाहिए, प्रवचन नहीं। अगर वो घायल भी है कोई इंसान और नंगा भी है, उसके जख्मों का इलाज पहले होगा, कपड़ा बाद में आएगा। एक बेनमाजी है और भूखा है, रोटी पहले चाहिए, नमाज की तलकीन बाद में। ये सारे तरीके मैंने नहीं खोजे हैं, ये सुन्नत नबवी से उठाए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चे और उनके वालिदैन मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं 100% आपके मतलब की बात करूंगा जिससे आपको आइडिया मिलेगा। और इंसान किसी की सबसे ज़्यादा मदद उसे सही इंफॉर्मेशन पहुंचा के कर सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मदद है। मैं कोई इस्लामियत का जानकार नहीं, लेकिन मुझे एक किस्सा सीरत नबवी से याद आता है कि एक बेरोज़गार ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरियाफ़्त की, तो आपने मदद भी की और कुल्हाड़ी भी दी। इसको कन्वर्ट करें आज के ज़माने में तो आपको पता चलेगा कि एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरना और एक बच्चे को सही स्ट्रीम में किस में एडमिशन लेना चाहिए, किस में करियर बनाना चाहिए, उसे नहीं पता है, उसे बताना। दोनों की फ़िलॉसफिकल वैल्यू सेम है, दोनों का दार्शनिक मूल्य बराबर है। मैंने आज अपनी स्पीच के कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, वक्त की तंगी है, मैं जल्दी बताता चलूँ। मैं नागौर के सीनियर्स को बधाई देता हूँ कि वो टिकटॉक का वीडियो देखकर रात को इतनी देरी से सोए कि यहाँ नहीं पहुँच पाए। उन बच्चों को बधाई देता हूँ जो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वो रात को टाइम पे सो जाते हैं। इसने भी तो तबाह कर रखा है ना। पेरेंट्स के डिपार्टमेंट में मैं आपसे इतनी बात कहूँगा कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चे के हवाले से अगर ये सब बातें नहीं तैयार करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो यकीन जानिए अगर वो अपने बच्चों के लिए दुनिया की सारी सुविधाएं जोड़ देंगे तब भी वो रिजल्ट नहीं ला सकते जो जाखड़ साहब की ज़िंदगी में उनकी माँ ने पैदा किए। सुविधा नहीं थी, आइडिया था, एडवाइस थी। तो वालिदैन क्या करते हैं घरों में जो उन्हें नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वालिदैन ध्यान से सुने, 1.5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, 90 सेकंड में। अपने घर का माहौल बदलें। बच्चों के सामने क्या बातें नहीं करनी है इसको तय करें, क्योंकि हम चाचा की बुराई, मामा की दगा, मायरे में सूट कम मिले, सारी बातें तो बच्चों के सामने कर रहे हैं। तो अगर बच्चे की 1 टीबी की हार्ड डिस्क है, इस फोन में अगर 20 GB की मेमोरी है
और 18 GB आपने अपना कूड़ा बच्चे की हार्ड डिस्क में भर दिया, स्पेस कहाँ है? माँ बाप तो जिम्मेदारी अपनी तय कर नहीं रहे हैं। सारी नसीहतें, सारे भाषण, सारे प्रवचन, उम्मीदें, अरमान, जो मैं जिंदगी में नहीं कर सका, मेरे सब अरमानों की लाश मेरा बच्चा उठाएगा। जुल्म है ये। बहुत अच्छी बात। क्या दिया? क्या खेत की जमीन नरम की नहीं, अखरोट उगाना चाह रहे हो? क्या नहीं बातें करनी है? क्योंकि सब तो कर रहे हैं हम बात, तो नहीं करने वाली की लिस्ट बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत। दूसरा, माँ बाप क्या कर सकते हैं? अपना सोशल कैलेंडर ठीक करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अकीके जो शरण 7 दिन में हो जाने चाहिए, लेकिन हम तो 14 साल, 18 साल और 26 साल, हत्ता कि कई बार हमें मुफ्ती समझाता है कि निकाह से पहले या किसी बच्चे की जान सांसत में बार बार बीमार हो रहा है, तो मुफ्ती पूछता अकीका किया? बोले नहीं। बच्चे की उम्र 25 साल, तो जो 7 दिन में नहीं हुआ, अब जरूरी तो नहीं एग्जाम में करोगे। शादियां, सगाई, अकीके, मुंडन, दरगाहों पर जाने वाली सारी मन्नतें बच्चे के स्कूल कैलेंडर से सेट कीजिए, अपने कैलेंडर से स्कूल को सेट मत कीजिए। मैं डीडवाना जिला नागौर का हूं, कुचामन सिटी में हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। सिंगल बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट है वहां पे मुसलमानों का, एक बच्चा नहीं है जो स्कूल छोड़ सके। ये मुसलमानों ने किया है, और उसमें उन्होंने मेजर चेंज क्या किया है? उन्होंने अपने घरों के सोशल कैलेंडर को स्कूल कैलेंडर से मैच कराया, अपने कैलेंडर से स्कूल को मैच नहीं कराया। ये प्रोग्राम आप बच्चों के हिसाब से नहीं बना सकते। माँ बाप, तीसरी बात नोट करें, आपके घर में टेलीविजन और सेल फोन इस्तेमाल करने का टाइम फिक्स कर लीजिए। और अगर गंदी आदत है आपको टिकटॉक देखने की और फेसबुक पे चैटिंग करने की, तो बच्चे को सुला के 11 बजे फिर मोबाइल उठा लो। फजर तो छूटनी है, बदल सकते नहीं, बरगद हो, मोटे जिसको बोलते हैं ना, मोटी लकड़ी है, वो तो नरम होगी नहीं। अरे बच्चे को तो सुला दो कम से कम 10 बजे रात को। खर 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 11:30, 11:15, 12:30, बच्चा भी देख रहा है टीवी। गलत कह रहा हूं क्या? मुझे रात को जागने की आदत है। मैं एक रिसर्चर हूं, थिंकर हूं, जर्नलिस्ट हूं, प्रोड्यूसर हूं। 9th क्लास में मेरा बच्चा है, मेरे पास आके बोलता अब्बू सुला दो। सब लाइट बंद करके माहौल बनाता हूं, घर में सोने का वक्त हो गया, सो जाता है, उठ के फिर काम करता हूं। क्या परेशानी? टीवी चल रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, फोन करने का शऊर भी खो दिया हम लोगों ने। 11:30, 11:15, 1-1 बजे लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, इस उम्मीद में मैं जाग रहा हूं, वो भी जाग रहा है। क्या बदतमीजी है? बच्चे का तमीज ही नहीं है, उसकी सुबह 6:30 बजे स्कूल है, लेकिन भाषण सब बच्चों को, सारे प्रवचन। अगर आप खेती सीखेंगे, खेती में बहुत डिपार्टमेंट है, जाखड़ साहब और आपको गाइड कर देंगे। फूलों की खेती अलग सिखाई जाती है, फ्रूट्स की अलग सिखाई जाती है, अनाज की अलग, सब्जियों की अलग। उसमें खेती में जो बीज है और उससे निकलने वाले फ्रूट की ज्ञान 20% दिया जाता है, 80% तो लैंड एंड एटमॉस्फेयर सिखाया जाता है। जमीन को कैसे नरम करें, कौन सी खाद डालें, यूरिया कौन सा होगा, मौसम क्या करना है। ये बच्चों के मामले में आइडिया अप्लाई नहीं करते। बच्चे की मेहनत 20% का खेल है, 80% तो तुम जो एटमॉस्फेयर दोगे वो है। जो खेत में बात है वो घर में। माँ बाप बच्चों को दी जाने वाली फैसिलिटी और अय्याशी के बीच में फर्क करें। वो अगर आपसे 20-50 हजार रुपए का मोबाइल फोन मांग रहा है, उसे नहीं मिलना चाहिए। हाँ, उसे 50 हजार का लैपटॉप मिलना चाहिए। यस, he deserved to get a 50,000 rupees cost of laptop instead a 50,000 rupees मोबाइल फोन। तो लीजर और फैसिलिटी में फर्क कीजिए, अय्याशी और सुविधा में फर्क है। माँ बाप घर में एक लोकल लाइब्रेरी बनाएं, पढ़ने का माहौल खत्म हो चुका है। सीनियर पता करें उन्होंने लास्ट टाइम कब किताब उठाई थी। जब तुम नहीं पढ़ रहे हो, बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है, तुम मोबाइल में हो, वो भी मोबाइल में। रेप्लिका है, कॉपी है, तुम्हारा खून है।
किसी घर में किसी रैक में, मुझे नहीं लगता 50 साल की उम्र के बाद की कोई हमारी जनरेशन में कोई है जिसने घरों में लोकल लाइब्रेरी बनाई। एक रैक तो हो जिसमें किताबें रखी हों, फोटो खिंचाने के लिए सही, सेल्फी में यही लिख दो आज, है ना। रीडिंग कैसर किसरा बाय हिजाज निजामी, पब्लिश्ड बाय नसीम बुक डिपो टुडे विद माय फ्रेंड एंड 43 अदर्स। क्या बात है भाई, माँ बाप बेटी और बेटे के मामले में फर्क ना करें। एज फार एज द फैसिलिटी इज कंसर्न, जहां तक उसे सुविधा देने की बात है। हाँ, जिस समाज में अपराध की दर इतनी ज़्यादा हो वहाँ सिक्योरिटी के मामले में आप दो अलग अलग फैसले ले सकते हैं, फैसिलिटी पे नहीं ले सकते। बेटियों पे ज़्यादा यकीन कर सकते हैं आप, क्योंकि वो सिंसियर होती हैं। बच्चों को नई जगह पर घुमाने के लिए ले जाएं। माँ बाप जो पैसा खर्च करना चाहते हैं बच्चों पे, मैं आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप रेगिस्तान के लोग हैं तो उन्हें बर्फ़ दिखाएं, तवांग में से बर्फ़ गिरती है, उसका दिल खुलेगा, वो ग्लोबल सिटीजन बनेगा। अगर आप बार बार नानी के घर जा रहे हैं और आपका खर्चा 5,000 रुपया है उस टूर पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खजुराहो भी जाएं एक बार, नई जगहें दिखाएं उसको, ताकि वो नए कल्चर के बारे में जान सके। माँ बाप बच्चे की फूडिंग पे ध्यान दें, उनका नाश्ता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिनर नहीं। डिनर में वो खिचड़ी खा के सोएंगे, हेल्दी रहेंगे, लेकिन अगर आप डेली बच्चे को नाश्ता नहीं दे रहे हैं, ना वो तेज़ होगा दिमाग का, ना वो लंबा होगा, ना स्मार्ट बन पाएगा। फूडिंग खराब है मुसलमान घरों की। रात को गोश्त बनता है, सब पसर के खाते हैं, और उसके बाद में खूब सारी बिरयानी भी होती है जो रात भर नहीं पचती है, सुबह उसे टाइम पे पोटी नहीं आती है, वो लेट स्कूल जाता है, नाश्ता वो करता नहीं है। फूडिंग का चार्ट ठीक कर लो। दुनिया में महंगे फूड से हेल्थ नहीं बनती है, फूड के चार्ट से हेल्थ बनती है। कौन सा खाना कब खाया? मुसलमान घरों से नाश्ता गायब है। 11:30 बजे चाय के साथ पराठा आता है। मजाल है फजर के बाद किसी को नाश्ता करते, किसी घर में जाके दिखा दो कहीं जूस निकल रहा हो बच्चे के लिए, है ही नहीं। मैं ये बता रहा हूं, बच्चों के ये आप में कर्जे हैं, ये दूर करके फिर प्रवचन देना उनको। और क्या करते हैं माँ बाप? बच्चे को सब्जेक्ट लेने की बात आती है, अब एजुकेशन पे मैं आया हूं, तो उसे ये कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तुम्हें बनना है। वाह, तुम्हारे अरमान की लाश अभी तक दफनाई नहीं है तुमने, बच्चा उठाएगा। बच्चे की सारी एस्पिरेशन है वो ग्राफिक डिजाइनर बनेगा। बच्चे की सारी उम्मीदें हैं कि वो एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। बच्चे की कंप्लीट ये उम्मीद है कि वो एक एक्चुअरी बनेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट बनेगा, एक मारूफ लॉयर बनेगा, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनेगा। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा अरमान, मैंने वो लाश दफन नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत ही फिसड्डी किस्म का एक बाप था, और अब वो लाश रखी है बेटा, इस लाश को तुम्हें इतने मंत्र पढ़ने हैं कि इसमें नहीं जाना जाए। इट्स अ बैड आइडिया, घटिया आइडिया है। क्यों उठाएगा बच्चा आपके अरमान की लाश? सब्जेक्ट बच्चा तय करेगा, आप सपोर्ट करेंगे। और अगर आप उसकी तरफ से डिसीजन लेते जा रहे हैं तो वाकई में वो फेल होगा। कभी तो आप उसे बिठाएंगे ना ड्राइविंग सीट पे। तो जब आप 11th क्लास में 12th में उसको नहीं बिठाना चाह रहे हैं डिसीजन में, उसे जिंदगी के छोटे फैसले लेने के लायक, तो आप बहुत ज्यादा उससे उम्मीद नहीं कर सकते। फैकल्टी, मेरी बात सुने, माँ बाप की बात खत्म, फैकल्टी जल्दी बात सुने। वो भी स्कूल, घरों में जो एटमॉस्फेयर होता है, स्कूल में इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाएं कि उसमें बच्चों को वो डिप्रेशन नहीं, आइडिया दें। फैकल्टी सिलेबस के अलावा उन सब्जेक्ट के बारे में उसे एक्स्ट्रा पढ़ाएं जो उसे कंपटीशन में आगे जाके फाइट करने हैं। फैकल्टी टेक्नोलॉजी से आरास्ता होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं, कौन सी वेबसाइट पर जाकर हम कौन सी नई चीज़ पता कर सकते हैं, बजाय इसके कि बच्चा उनको बताए। बच्चा बताएगा। फैकल्टी और माँ बाप हमारे इतने ईगोइस्ट हैं, हमने अपने आप को इतना ऊंचा बना लिया है कि बच्चे से हम कुछ सीखना नहीं चाहते। ये भी सीरत नबवी के खिलाफ है। आज हमें बच्चा जो टेक्नोलॉजी में सिखा सकता है, मैं नहीं मानता मैं बच्चों को सिखा सकता हूं। तो अगर फैकल्टी को लगता है कि टेक्नोलॉजी में वो पीछे हैं, बच्चों से सीख लें। फैकल्टी करियर काउंसलिंग करे बच्चों की,
क्रैश कोर्स करें अगर उन्हें नहीं पता है नई स्ट्रीम क्या क्या आ गई हैं। अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा बच्चों के, जब सेक्शन पे बात करूंगा आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। और बच्चों का एपीआई टेस्ट कराएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो नहीं लिख सकते, वैसे तो आपको कॉपी पेन के साथ आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं लिख सकते चाहे तो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लें। फैकल्टी, स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को एक्सपर्ट बुलाकर एपीआई टेस्ट कराएं। वो एपीआई टेस्ट क्या है? वो बच्चे में ए, पी और आई को डिफाइन करेगा। बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उठान किस तरफ उभर के आना चाहता है। पी फॉर पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत को तौल के बताएगा एक्सपर्ट। ये एक कामयाब जर्नलिस्ट हो सकता है। आप नहीं बता सकते, माँ बाप भी नहीं बता सकते, टीचर भी 10% बता सकता है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है वो राजा और प्रजा वाली है, यार वाली नहीं है। हमारे टीचर्स ने अपना एटीट्यूड बदला कहाँ है? वो फ्रेंड थोड़ी ना है, बादशाह है वो तो। 2 सवाल एक्स्ट्रा कर दे, 2 डंडे। सवाल के जवाब डंडे नहीं है, सवाल का जवाब ये भी दे सकते हैं आप, पता करके कल बताऊंगा। कितनी घटिया अप्रोच है ना। 2 बच्चे ने सवाल एक्स्ट्रा पूछ लिए अगर इंटरनेट पे पढ़ के, तो फैकल्टी पीटता है टीचर। अरे पीटना नहीं है, नहीं पता है तो ये कह सकते हो आई डोंट नो, विल इंक्वायर इट एंड इंशाल्लाह विल टुमारो, आई सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। ये भी तो हो सकता है। तो टीचर बच्चे का एपीआई इसलिए पता नहीं कर सकता क्योंकि टीचर को आमतौर पर हमारे इलाके, मैं नहीं कह रहा सारे टीचर ऐसे, मैं भी टीचर हूं, वो एपीआई बच्चे का नहीं निकाल सकता, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट, क्योंकि उसकी अप्रोच बच्चे को समझने का उसका जो फहम है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, हुकूमती है, हाकिम की तरह पेश आता है। फ्रेंड नहीं है वो, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर फ्रेंड, दुश्मन या दोस्त। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी, बच्चों से अगर आप अकेले कमरे में उनके वीडियो कैमरा लगा के, ऑडियो लगा के रिकॉर्ड करेंगे, यकीन जानिए बच्चे सबसे ज्यादा अपने टीचर पे चुटकुले बनाते हैं। क्यों? फेस द रियलिटी, वास्तविकता का सामना कीजिए। बच्चे इसलिए बनाते हैं क्योंकि बच्चों पर आप रूल करना चाहते हैं, उन्हें समझाना नहीं चाहते। रूलिंग नहीं चलेगी, जमाना चला गया। और करियर काउंसलिंग के लिए आप साल में 2 कैलेंडर फिक्स करें, इस तरह की तंजीमें उनको हेल्प करें कि हम हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी को बच्चे को 10th क्लास में, 11th में, 12th में बताएंगे तुम्हें क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं और जिंदगी में तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। फैकल्टी की बात खत्म, स्टूडेंट की बात शुरू। बच्चे अपना ड्रीम पता करें और यह पता 9th क्लास के साथ शुरू करें, वो एक्चुअल में वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और माँ बाप को समझाने की कोशिश करें। जैसे मेरा 9th क्लास में इस वक्त जो बेटा है छोटा, वो कंटिन्यूअस मुझे कह रहा है, मुझे कंपेल मत करना, बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा आपकी बात कि आप मुझे ये कहें सरकारी ऑफिसर बन जा। आई वॉन्ट टू बी ए एनिमेशन ग्राफिक आर्टिस्ट। मेरी पढ़ाई अमेरिका से होगी, उसका खर्चे का इंतजाम रखिए। क्या बात है भाई, वाह वाह। एक 9th क्लास का बच्चा अपने बाप को डिक्टेट, क्योंकि बाप ने गुंजाइश दी है उससे ये बात सुनने की। पैसे का इंतजाम रखना, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये मत कहना आईएएस बन जा, नहीं बनूंगा। हमारे पास आइडिया की कमी होती है, इसलिए हम बच्चों को बार बार वही बातें बोलते रहते हैं। स्टूडेंट करियर ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर बात करें। हर एक बच्चा आईएएस, हर एक बच्चा आईपीएस, हर एक बच्चा टीचर, हर एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीम्स हैं, हजारों किस्म के रोजगार और काम हैं, उलूम और फनून हैं, जिसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाकर पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। सारे आईएएस हो जाएंगे क्या? तो महकूम कौन होगा? सारे हाकिम, तो प्रजा कौन? ये जो ऑटो आपके सामने जा रहा है, कोई डिजाइनर होगा ना, इसका होगा ना। ये फुटवियर डिजाइनिंग, ये जो सैंडल मैंने पहना हुआ है, किसी ने डिजाइन किया होगा ना। तो फुटवियर डिजाइनिंग के लिए जो एडमिशन लेंगे, जब गूगल पे लिखेंगे हाउ टू बिकम अ गुड फुटवियर डिजाइनर, तो आपको पता चलेगा बीएससी करने के बाद में कोचिंग लेकर, एप्टीट्यूड टेस्ट देकर, किसी एक इंस्टीट्यूट से बीएससी करोगे 3 साल की, तब जाके बाटा और लिबर्टी में नौकरी मिलेगी। पहला अपॉइंटमेंट 1 लाख रुपये महीना। क्या बात
लेकिन सबको ही आईएएस बनाना है, सबको ही आईपीएस बनाना है। तो बच्चे अपना पता करें ड्रीम क्या है। वो एक लिस्ट दे के चला जाऊंगा मैं आपको। कई बार ऐसा भी होता है हमें नहीं मालूम होता, हमें कोई और बताता है। जैसे मैंने आपसे कहा, द बेस्ट गिफ्ट इज एडवाइस। सलाह दुनिया की सबसे शानदार तोहफा है, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है वो। बच्चे अपनी जिस स्ट्रीम की तैयारी करना चाहते हैं उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज एनहांस करें। बच्चे टाइम मैनेजमेंट करें, वक्त की कद्र करें, और वो तब होगा जब आप नमाज शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत। बिना नमाज शुरू किए हुए अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए निज़ाम से बाहर जाकर तुम्हारी हर तरक्की रायगा और बेकार है। कोई इसका बदल और सिला नहीं है। मैं इस्लामियात के ऊपर इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे बात हो चुकी है शुरुआत में। टाइम मैनेज अगर नहीं होता है, नहीं उठा जा रहा, सुबह रात को टाइम पे नहीं सोया जा रहा, हमसे टिकटॉक बंद नहीं हो रहा, या शतरंज के खेलने के बीमार हो चुके हैं तो बाजी में से उठा नहीं जा रहा, मेरा वजीर मर जाएगा, नमाज पकड़ लीजिए, सब ठीक कर देगी। अपने कैरेक्टर्स में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कीजिए। बच्चे, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि आप अपने दोस्तों के सर्किल में, अगर आपको कोई हेयर स्टाइलिंग के लिए जानता है, यार बालों के बारे में उससे बड़ी नॉलेज हमारे पास नहीं है वो साइंस का स्टूडेंट, फैब्रिक के बारे में, फैशन के बारे में, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, फूड, मौसम, वाटर, एनवायरनमेंट, फूल, किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट बनो जिसमें दोस्तों के बीच आपको इज्जत मिले। और जब दोस्तों के बीच इज्जत मिलेगी तो आपकी एक आइडेंटिटी निखरेगी और आप फख्र कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई तो प्रवचन ही दे रहा आपको। सो आप उभरेंगे कैसे? समथिंग एड एक्स्ट्रा। कुछ नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें, खराब ही सही। लोग कहेंगे ना, ही इज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, वो कुछ अलग है। उर्दू, मेरा बड़ा बेटा 11th क्लास में है, सारे ही बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं दिल्ली में, सारे उसके साथी साइंस में, सभी मैथमेटिक्स में, सभी आसपास नंबर लाते हैं। उसके सामने एक क्राइसिस थी, ये सब ब्रिलियंट है, अब क्या करूं? उसने एक फीचर ऐड किया अपनी लाइफ में, उर्दू, और बाकी दोस्तों में हीरो बन गया, अब खुश खुश घूमता है। अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात। तो लाइफ में एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। जैसे लड़की हो आप, तो आप तुर्की के हिजाब पता करो ना, तुर्की की लड़कियां कैसी पहनती हैं, मलेशियन लड़कियां कैसी पहनती हैं। 4 फोटो निकाल के अपने डिजाइनर को बोलो इसे 4 एक्स्ट्रा हिजाब, अपने दोस्तों को गिफ्ट करो। नफीसा नफीसा नफीसा, शी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी इज ब्रिलियंट। अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा फीचर ऐड कीजिए। जूतों के बारे में कोई ऐसी जानकारी इकट्ठी कीजिए कि आप जैसा कोई ना जाने। मैं अपने बच्चों का उदाहरण, एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो करते रहते हैं ऐसी हरकतें। उन्होंने एक और दूसरा काम शुरू किया, वो करेंसी नोट्स इकट्ठे करने लगे। मैं कई बार विदेश जाके आया, कई देशों में, तो दोस्तों को ले जाते हैं कॉपी में दबा के, मलेशिया का नोट दिखाऊं क्या, कजाकिस्तान का सिक्का दिखाऊं क्या, एक्स्ट्रा। ये फीचर ऐड करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुश रहना सीखेंगे। और बच्चे अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस बात की कद्र करें कि आपके माँ बाप पैसा कैसे कमाते हैं। यह आप तब कर पाएंगे जब आपको पैसे की कद्र होगी। आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। हम हिंदुस्तान, दुनिया की उठती हुई अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी की साइज है $2.8 ट्रिलियन, 2850 लाख करोड़ रुपए की हम इकोनॉमी हैं, डॉलर की, सॉरी। चीन की है $13 ट्रिलियन। हम कितना है? 2.85। चीन कितना है? 13। अमेरिका कितना है? 19। हम देख सकते हैं आर्थिक रूप से हम कहाँ हैं। 2.85, 13 और 19। उस अमेरिका और चीन में हायर एजुकेशन में बच्चे की फीस माँ बाप नहीं देते हैं।
बच्चा खुद देता है। आप कॉलेज भी जाओगे तो भी बापू होटल में खा रहे हो। अभी इतनी देर माँ बाप को, टीचर को रगड़ा, अब तुम्हारे नंबर है। हम कॉलेज में जाएंगे तो भी बापू होटल में खा रहे हैं। हम किसी कंपटीशन में कामयाब नहीं हुए, कहीं हॉस्टल में पड़े हुए हैं, वहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है, हम 6-6 घंटे मोबाइल पे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन महीने के 2000 रुपये कमाने का आइडिया नहीं है हमारे पास। क्यों? बापू होटल, वो चाहे कर्जा ले, जेवर बेचे, गाड़ियाँ धोए किसी की जाके। मैं तो बादशाह हूँ ना, मैं तो राजकुमार शहजादा पैदा हुआ हूँ। 21 साल का बेरोजगार अमेरिका में माँ बाप से पैसा मांगता है तो छत पे ले जाके मुर्गा बना के बेवकूफ़ कहीं का। स्कूल एजुकेशन तक पूरा सपोर्ट, हायर एजुकेशन में कुछ नहीं। हमें नहीं पता, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, खुदा हाफिज, खैर बाद, मिलते हैं। पैसा कमाना सीखिए आफ्टर 12th क्लास एटलीस्ट। पैसे की कदर आप तब कर पाएंगे। क्लास 9 और 10th के बच्चों के लिए जल्दी बताता चलूँ, आप अपनी स्ट्रीम्स को पता कीजिए, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होंगे। आप अपनी तरफ से तजवीज़ कीजिए, माँ बाप को बताइए, माँ बाप और टीचर मिलकर वापस जाकर फैकल्टी से मिलें, फैकल्टी बाहर से काउंसलर बुलाए, उसका API टेस्ट कराए, तब पता चलेगा एग्जैक्टली बच्चा किस लाइन में कामयाब होगा। ऐसे नहीं होता है कि आप ईरान की केसर उठा के लाए और जैसलमेर में उगाना चाह रहे हो। ऐसा होता तो पूरी दुनिया में सब कुछ उग रहा होता, नहीं होता ना। बड़ी नफीस केसर होती है ईरान की, लाया भी हूँ, मैंने खाई भी है। कश्मीर की केसर से भी 20 गुना बेहतर। नागौर का एक से एक महारती किसान उगा के दिखा दे, क्या कहेगा? एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रीम को, बच्चा क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है, पसंद करें। सब्जेक्ट लेने के बाद माँ बाप को बताएं, माँ बाप फैकल्टी स्कूल के टीचर से बात करें, टीचर कहे मेरी भी बस की नहीं है, एक्सपर्ट बुलाते हैं जयपुर से, जोधपुर से, डीडवाना से, बच्चे का API टेस्टिंग करे। API क्या है? एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। उसके बाद में उसको बताई एग्जैक्टली तुम इसमें कामयाब होगे, और आप देखना कैसे फूल खिलते। सब्जेक्ट तो अंदाजे से ले रहे हैं ना हम, या माँ बाप के अरमानों की लाश ढो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बच्चे एक चीज़ और नोट करें कि जब उनका API टेस्ट हो तो उसकी तैयारी भी करें। मैं जल्दी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने गिनाना चाहता हूं जो आम तौर पर बच्चे लेते हैं पर उनको पता नहीं होता है। सर लास्ट 2 मिनट है, काम की बातें हैं ये, फुल मतलब की बात कर रहा हूं मैं, ज्ञान नहीं है इसमें, एडवाइस है। जो बच्चे 11th क्लास में जिन्होंने, क्योंकि यहाँ पे साइंस के बच्चे नहीं है ना, साइंस के बच्चे हाथ खड़ा कीजिए, एक भी नहीं है, तो मैं कॉमर्स और आर्ट्स की बात कर लेता हूँ। कॉमर्स के हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, कॉमर्स 11th-12th ना। देखिए अब आपके सामने किस तरह की बातें करते हैं लोग ज़्यादातर, CA और CS, 2 ही बातें होती है ना, CA बनना है, CS बनना है। अगर आप अपना थोड़ा सा नॉलेज एनहांस करें तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि आपका करियर CA CS के अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, फाइनेंस अकाउंटिंग में है, एक्चुअरी में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट, एक्चुअरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट। ये सारी स्ट्रीम्स डिस्कस ही नहीं होती। जो बच्चे आर्ट्स से हैं उनको मैं बताऊं कि आपके सामने क्या है, सारे IAS बनाने में लगे हुए हैं आपको। अरे रुको भाई, मैंने खिचड़ी और बिरयानी बनानी सीख ली है तो यकीन जानिए मैं खिचड़ी बिरयानी पे इतना भाषण पेल दूंगा कि दुनिया में पुलाव का नंबर ही नहीं आने दूंगा। तो पुलाव नहीं है क्या दुनिया में? है ना? तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझें कि उनके सामने IAS, IPS, तहसीलदार, SDM बनने के अलावा RPSC, UPSC के अलावा भी
क्या क्या स्ट्रीम्स हैं जो खुल जाती हैं? लॉ, इससे आप वकील भी बनते हैं, जज भी बनते हैं। और एक मिनट दीजिए मुझे। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में आर्ट्स के स्टूडेंट जा सकते हैं। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपके पास में, मल्टीनेशनल कंपनियों में हैं, कॉरपोरेट जॉब हैं। आप अपना खुद बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के कंसल्टेंट हो सकते हैं। भारत में आपका कारोबार कैसे खुलेगा, ये आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ मैं। होटल मैनेजमेंट, हमारी लड़कियों में एक बड़ी अच्छी अदा है, पूरी दुनिया में नॉन वेज फूड को अच्छे से तैयार करने का क्रेज़ है। हमारे घरों में माएँ बच्चों को बहुत अच्छा बताती हैं, पर हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं बता पाए कि आप आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद 4 साल का बैचलर इन कलनरी कोर्स कर लीजिए, भोजन बनाने में ग्रेजुएशन। और उसके बाद जो जॉब मिलती है आपको 5 to 7 स्टार होटल में मिलती है, पहली सैलरी 1.5 लाख रुपया, खाना ही बनाना है। अब उसको गृह विज्ञान में, उसमें भी अब क्या करें साहब, अब बीएड कर ले। बीएड पे सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सबको बीएड कराने पे तुले हुए हैं। होटल मैनेजमेंट के अलावा अगर आप कलनरी पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप इतना सा कर लेंगे तो फ्लाइट में भेजे जाने वाले खाने को एयरलाइन की सर्विसेज में अलग से बनाया जाता है, उन्हें भी कलनरी आर्टिस्ट चाहिए। और रेलवे में कैटरिंग सर्विस होती है, इंडियन आर्मी में खाना बनाने वालों की पोस्टें निकलती है। जिसने वो 4 साल का कोर्स कर रखा है उसको पहले है। आर्ट्स के स्टूडेंट आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं, शिपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लिबरल स्टडीज़, लिबरल स्टडीज़ में क्या क्या है जल्दी से बता देता हूँ। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या हो गया? आपकी एक कंपनी है, मीडिया वाले रोज़ आपके पास आते हैं, आपको पास कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में बताएं। आपने एक ऑफिसर रखा, मैनेजर पब्लिक रिलेशंस, आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो मीडिया भी संभाल रहा है, कंपनी के डेवलपमेंट पे भी नज़र रख रहा है, खबरें भी लिख रहा है। पत्रकार ही नहीं है इसमें, सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं बनता आर्ट्स का स्टूडेंट, जैसे मैं बनाऊँ, पब्लिक रिलेशन मैनेजर भी होता है, हर कंपनी में है। मारुति सुजुकी में ये माइक जिसने बनाया है, ये पोडियम जहाँ बना होगा, पोडियम वाले ने तो नहीं रखा होगा, जिसने इस्पात बनाया उसने रखा होगा, पोडियम तो लोकल बना होगा। हर चीज़, वो जो गाड़ी सामने खड़ी है, वो जो ऑटो है, ये जो पंखा है, ये कैमरा जो मुझे शूट कर रहा है, हर एक कंपनी में पब्लिक रिलेशन मैनेजर और उसकी अपनी टीम है। वो क्या करता है, कंपनी के डेवलपमेंट नोट करता है, मीडिया को बताता है। आर्ट्स के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। आप बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग हो सकते हैं। पूरी दुनिया में रोज़ाना करीब 1.5 लाख नई वेबसाइटें बनती है। कितनी? उस पर कंटेंट लिखना पड़ता है। वेबसाइट तो बन गई, उस पर लिखोगे क्या? मोस्टली वो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, इसे कहलाते हैं कंटेंट राइटर। एनवायरनमेंट अफेयर्स, पर्यावरण को बचाने की बहुत सारी कोशिशें आर्ट्स के स्टूडेंट चला रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, जर्नलिज्म मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविज़न पर बैठ के आप जो ज्ञान दे रहे हो, हमें लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उसने कोर्स किया, वो आर्ट्स का स्टूडेंट है। और नॉन गवर्नमेंट यानी एनजीओ आप बना सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मास कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक्स, क्या क्या करते हो आप? मल्टीनेशनल ट्रेडिंग, दुनिया से कारोबार कैसे करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे मिलते हैं, क्या इंपोर्ट करोगे ईरान से, क्या भारत में मंगवाओगे, क्या भेजोगे, यूक्रेन से क्या मंगाना है, क्या भेजना है, तुर्की से क्या लाना है, क्या भेजना है। इसके एनालिस्ट की बहुत वैल्यू है। एक कोर्स कर लीजिए, 4 मुल्कों के ऊपर स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, लोग आएंगे, फीस देंगे, ज्ञान लेंगे, पैसे देके जाएंगे आपको। IAS IPS बीएड के आगे भी दुनिया है। और क्या कर सकता है आर्ट्स का स्टूडेंट? प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमिक जर्नलिज्म कर सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मीडिया में उन लोगों की जो आर्थिक मुद्दों पे लिख सके। आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स से आर्ट्स पढ़ी है। और सोशल सेक्टर मैंने बताया, आप एनजीओ
बना सकते हैं। इसके बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम भी होते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी स्ट्रीम में आर्ट्स के स्टूडेंट जा सकते हैं, जिसमें प्योर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी होती हैं। और एक सबसे अहम चीज़ डिज़ाइन, फाइन, क्रिएटिव, विजुअल एंड अप्लाइड आर्ट्स। ये क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इंटीरियर डिज़ाइन, घर को अंदर से कैसे सजाएं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, आर्किटेक्ट, फाइन आर्ट्स, किसी ने आपको इमारत दे दी, ये दीवार है 100 फीट लंबी है, 14 फीट हाइट पे है, इसमें मुझे डिज़ाइन चाहिए, कौन बनाएगा? फाइन आर्ट का स्टूडेंट। वो कौन होता है? आर्ट्स का स्टूडेंट होता है। हिंदुस्तान में ये परंपरा नहीं है। मैं दुनिया के कई मुल्कों में गया हूँ, वहाँ की राजधानियों पे आप देखिए कोई दीवार खाली प्लेन नहीं छोड़ते वो, और ना वहाँ इश्तिहार लगाने देते हैं किसी को, वहाँ वो फाइन आर्ट्स बनवाते हैं। जैसे तेहरान की सड़कों पर आपको जगह जगह खुमैनी साहब के मैसेज लिखे हुए दिखेंगे। अमेरिका शैतान बुजुर्गस्त, अमेरिका बहुत बड़ा शैतान है, खुमैनी की इतनी बड़ी पिक्चर है, किसने बनाई होगी? फाइन आर्ट के स्टूडेंट ने बनाई होगी ना। फाइन आर्ट्स है। इसके अलावा विजुअल आर्ट्स, एडिटिंग कैसे करना, शूट कैसे करना, फिल्म कैसे बनती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। क्रिएटिव आर्ट्स, ग्राफिक बनाना है आपको, ये क्रिएटिव आर्ट्स में आता है। और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, कितने प्यारा सब्जेक्ट है। जाखड़ साहब का शर्ट देखिए, आप खड़े हुए, ये शर्ट देखिए यहाँ, ये आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी है, बहुत काम है। अब ये किसी ने डिज़ाइन किया होगा ना, इसमें डॉट्स हैं, यहाँ पर ऐसा फूल आएगा। मेरे को तो सिर्फ सफ़ेद से इस टाइप का पहनने की आदत है। या आप अपने आसपास के कपड़ों को देखिए, ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का हिस्सा है। इसमें इतने लोग चाहिए कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसमें नए बच्चे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो अलग सोचते हैं। पुराने लोग तो फिर चेक सबसे ज़्यादा देखेंगे आप डिज़ाइनिंग में क्या होती है। अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को आज से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर कपड़ों की डिज़ाइनों में लाइनें हैं, या तो यूं हैं या यूं हैं। वो फंस गए, क्यों? बूढ़ा आर्टिस्ट है, वो बेचारे ने चेक से शुरू किया था, चेक पे ख़त्म हो गया। हो सकता है आप कुछ नया सोच सकते हैं। आप ब्राइट हैं, आप रॉ हैं, कच्चे हैं, और नई ज़मीन पे फूल जल्दी खिलते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बहुत लोग चाहिए। कौन होता है? वो बच्चा जिसने फाइन आर्ट्स में कोर्स किया है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है। फुटवियर, जैसा मैंने आपसे कहा कि साइंस का स्टूडेंट है, वो फुट को डिज़ाइन कर रहा है, लेकिन उसमें क्या फूल बनना है, क्या पत्ती बननी है। 4 साल की बच्ची के लिए सैंडल डिज़ाइन हो रहा है, उसमें कौन सी तितली बननी है, फाइन आर्ट का स्टूडेंट बना रहा है। तनख्वाह पता करोगे आपके होश उड़ जाएंगे। और फॉरेन में, यूरोप में जाओगे, पता चलेगा साल भर के 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आपको। 4 तितली बनाई है साल भर में। IAS, IPS, BD, BEd, MB, MA, है ना, और क्या क्या, रीट, TT, टीचर की क्या क्या ट्रेनिंग होती है। उससे बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत आगे है उससे। ज्वेलरी आर्टिस्ट, एक फिल्म बनी थी, आपने भी देखा होगा उसको, जोधा अकबर। उसमें हीरोइन ने जो गहने पहने थे वो सब ओरिजिनल गोल्ड के थे, और उसको जिसने डिज़ाइन किया था, मुझे उसका एग्जैक्ट बजट तो नहीं पता है, लेकिन मेरा यकीन है कि सिर्फ डिज़ाइनर ने उनसे 2 करोड़ रुपए ले लिए। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ बच्चियाँ भी हैं। जैसे मैंने कलनरी आर्ट का बताया कि उसमें ग्रेजुएशन होती है, वैसे ज्वेलरी डिज़ाइन में अगर वो अपना करियर बनाना चाहें तो उसका कोर्स तो जयपुर में हो रहा है 1 साल का। 2-2 इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा नगीने घिसे जाते थे 2014 से पहले तक। नई सरकार की कृपा के बाद हम 2 नंबर पे आ गए। पहले हम 1 पे थे, अब चाइना आ गया। लाइफस्टाइल एसेसरीज, तस्बीह है ना, हुस्न देखो, चाइना में बनी है, किसी ने डिज़ाइन की होगी। ये एसेसरीज आर्ट में आता है। कुछ बच्चे आजकल लेदर के से बेल्ट पहनते हैं, उस पर कुछ लिखा होता है। बच्चों में आजकल बहुत नई नई चीज़ें आती है। एक चूड़ी है, उसके साथ जंजीर जा रही है, अंगूठी में बंद होती है। यहाँ से एक कोई बुंदा आ रहा है, उसमें एक फूल यूँ जा रहा है, फिर कहीं से निकल। आर्टिस्ट है ना इसका, कोई डिज़ाइनर है।
ये ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का हिस्सा है, और ये लाइफस्टाइल एसेसरीज डिज़ाइनिंग कोर्स ही अलग है पूरा। किताबें लिखने वाले लोग अलग हैं, सिर्फ उसका कवर डिज़ाइन करने वाले लोग अलग हैं। और सिरेमिक जो टाइलें आप घरों में लगा रहे हैं, जो आजकल नई नई टाइलें आ रही हैं, आपको ताज्जुब होगा कि वो जितनी टाइलें हैं वो ज़मीन से नहीं निकाली जा रही, फैक्ट्री में बन रही हैं। मिट्टी और गोंद मिला के उसमें डिज़ाइन फिक्स करके छाप के निकाली जाती हैं। सिरेमिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिरेमिक टाइल की बात नहीं कर रहा जो टॉयलेट में लगती है, मैं विट्रीफाइड टाइल की बात कर रहा हूँ जो चिकनी होती हैं। उसके भी आर्टिस्ट हैं, उसे भी किसी ने डिज़ाइन किया है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब मेरे कहने का मतलब ये है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। एक और बहुत बड़ी स्ट्रीम जो बच जाती है वो है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये जो आईपीएल में आप जो मैच देख के बहुत खुश होते हैं, इसका मैनेजमेंट किसी ने किया होगा, किसी ने शेड्यूल बनाया होगा, कोई टीम का मैनेजर होगा, किसी ने कहा होगा नोकिया को कि आप इसकी टी शर्ट के ऊपर आ जाइए, यहाँ लगा देते हैं, आपको इतने पैसे लगेंगे। ये कोई मैनेज कर रहा है ना। ये बच्चों में से, आप में से कोई पढ़ के गया होगा ना। ये बातें हमारे बीच नहीं होती हैं, इसलिए हम आमतौर पर उन्हीं सब्जेक्ट या उन्हीं करियर के बारे में फंस जाते हैं जो हम आमतौर पे सुनते हैं। 5 मिनट में अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस बात के लिए बदनाम हूँ कि मैं कड़वा लेकिन सच ज़रूर बोलता हूँ। बोलिए क्वेश्चन। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो इसका मतलब आपके पास कोई सपना नहीं है। जल्दी हैं बच्चों, आपका कोई सवाल नहीं है क्या? आपका बच्चों, आपका कोई क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं HPZ स्कूल मुल्तानी की स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड गर्ल्स के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जल्दी। मैंने बहुत जगह देखा है कि मुस्लिम रिलीजन में गर्ल्स को बहुत कम पढ़ाते हैं, हाँ। ये सोच के कि वो लड़की है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जो उनकी सोच को बदल सके? आपको पढ़ाया जा रहा है? यस। आपको ये मौका मिला, यस। तो आपको लगता है कि अगर आपके समाज यानी महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, आगे बढ़िए। आर्ट्स की स्टूडेंट आप? नो, कॉमर्स। कॉमर्स की स्टूडेंट हैं। इतने फाइन बैंकर बनिए अपनी लाइफ में कि आगे चलकर आपका अपना बैंक हो, और कह दीजिए कि मैं अपने बैंक से लोन सिर्फ उन औरतों को दूंगी जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सवाल उठाने से पहले क्या आप उसके चेंजर हैं क्या? हर वो सवाल फालतू है जिसका चेंजर में नहीं हूँ। मेरी बात समझे आप? यानी मान लीजिए मैं किसी के खाने पे सवाल उठा रहा हूँ कि इसमें नमक तेज़ हो गया, ये क्वेश्चन करने का मेरे पास नैतिक अधिकार उसी समय है जब एग्जैक्ट वैसी क्वालिटी का खाना मैं बना सकता हूँ, या फिर मैं चुप रहूँ। तो आपने जो बात कही है बात सही है। मुस्लिम रिलीजन में ऐसा नहीं होता है, मुसलमानों में ऐसा होता है। रिलीजन तो बड़ा शानदार है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इस्लाम इज़ ए ग्रेट रिलीजन प्रैक्टिस बाय द वर्स्ट पीपल। इस्लाम एक शानदार मज़हब है जिसे घटिया लोग फॉलो करते हैं। ये उसकी राय है, मेरी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप चाहते हैं कि आप औरतों के साथ ऐसा होता है तो आपको मौका मिला है, आपके साथ तो नहीं हो रही जाती, तो जाइए उनकी ज़िंदगी बदलने के लायक अपने आप को बनाइए। अगला। अरे इतना ज्ञान पेल दिया, एक क्वेश्चन नहीं है आपके पास? जल्दी। वालेकुम सलाम। जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स होते हैं CA, CS, इसमें ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जिनमें उनकी स्कॉलरशिप इनकम में ज़्यादा होती है? स्कॉलरशिप आमतौर पर गवर्नमेंट और NGOs की तरफ से ऑफ़र की जाती है, ठीक है। और इसके लिए हर एक स्ट्रीम में जिसमें आप स्कॉलरशिप चाहते हैं, देश में या देश के बाहर, आपको उसी हिसाब से अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। घर पे इंटरनेट और कंप्यूटर लगवाइए, गूगल पे रिसर्च कीजिए, आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप चार्ट के साथ आ जाएगी। इसमें अप्रैल में अप्लाई करना है, इसमें मई में लास्ट डेट है, यहाँ जनवरी तक फॉर्म जमा होंगे, ठीक है ना। और उसके हिसाब से अपने कागज़ का सेट तैयार कीजिए। तो जो स्कॉलरशिप आप कह रहे हैं, और मुसलमानों के लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी ये जो नई लहर आई है, पोस्ट बाबरी मस्जिद डेवलपमेंट बोलता हूँ मैं इसको। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद बहुत सारे मुसलमानों की नींद भी टूटी है। उन्हें लगा अरे ये क्या हो गया, हमें तो ऐसा लगता नहीं था। और जो कसर थी वो मोदी जी ने भी थोड़ी पूरी की है। तो ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, इसके बाद मुसलमान अब एजुकेशन पे बात करने लगे हैं। अब आजकल रात के जलसों से पहले दिन में बच्चों के प्रोग्राम होने लगे हैं। पहले नहीं होते थे। पहले उलेमा, मौलाना साहब स्पीच, सवाल उधर से एक भी नहीं, ज्ञान दिया, नजराना घर।
अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, दिन में बात हो रही है, बच्चे बुलाए जा रहे हैं और माइक उधर भी जा रहा है। पहले सारे इधर ही थे माइक। तो आप जो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीम जिसमें आप करना चाहते हैं खुद गूगल करें। दो बातें ध्यान रखें, आपकी कामयाबी की दो चाबियां हैं, एक का नाम अंग्रेज़ी और एक का नाम कंप्यूटर है। इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे आप। लास्ट क्वेश्चन, अरे 9th वालों सवाल नहीं है क्या कोई? हैं? अरे बच्चे बहुत वज़न उठा रहे हैं भाई हमारे भाषणों का, इनको थोड़ा ईज़ कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा खेला वेला भी करो। हैं? वालेकुम सलाम। आजकल अपने माँ बाप ऐसे कई हैं जो लड़कियों को लड़कों से बहुत कंपेयर करते हैं। वो सोचते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है उनकी। ऐसी सोच क्यों होती है? सोच क्यों होती है इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है पैट्रियार्की, हिंदी में उसको बोलते हैं पितृसत्तात्मकता, जिसमें माना जाता है कि मेरी औरत से हाइट ज़्यादा लंबी है, मेरे बाजू का नाप उसके बाजू से बड़ा है, मेरी आवाज़ में उसकी आवाज़ से ज़्यादा पावर है, मैं मूंछ ऐसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकती। ये एक फिजूल का एक फिनोमिना है, एक रद्दी सोच है जिसमें वो मानता है कि आई एम मोर पावरफुल देन हर, और वो सारी चीज़ें, ये सारी बातें वो नाप लेता है अपनी अपीयरेंस से। अपीयरेंस समझते हैं ना? प्रस्तुतिकरण से। मेरा सीना चौड़ा है, मैं लंबा हूँ, मेरे बाजू में ताकत है, मैं मूंछ ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे जो तकलीफ़ होती है वो 100 हड्डियाँ टूटने के बराबर होती है, उसके बावजूद वो ज़िंदा रहती है और बच्चा भी पैदा करती है। ये औरत का इंसानियत पे एहसान है कि वो इस सिविलाइजेशन को चला रही है। जब एक मर्द बाहर एक सभ्यता की हत्या कर रहा होता है, तब एक औरत घर में सभ्यता को बचा रही होती है। इसलिए मैं इस सोच के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि बच्चियों को कम और मर्दों को ज़्यादा आंका जाता है, तो आप अपने सर्किट में, अपने समाज में, अपना जो आपका जो एक सर्किल होगा ना, उसमें आप इतने कामयाब स्टूडेंट या इतने कामयाब प्रोफेशनल बन जाइए कि आप लोगों को कह सकें आप गलत सोचते थे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज जब हम युवाओं से मिलते हैं तो उन्हें जब पत्रकारिता के बारे में बताते हैं, पत्रकारिता के अंदर आपका करियर कैसे बना सकते हैं, लेकिन उनका जवाब होता है पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर आना नहीं चाहते। तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़े ओहदे पर हैं, तो मैं आपसे यहाँ पर ये आपसे एक मैसेज युवाओं को दिलवाना चाहूँगा कि पत्रकारिता के अंदर आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उनको पत्रकारिता के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। पहला सवाल का जवाब ये है कि वो नहीं आना चाहते, ये उनका डिसीजन है, इसका सम्मान कीजिए। ज़बरदस्ती तो नहीं है। मान लीजिए मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, रूह अफ़ज़ा पसंद है, आप लठ लेके पीछे पड़े हो, नहीं पी कोका कोला, अरे नहीं पीनी यार, तो पहले तो इसकी इज्जत कीजिए। ना की इज्जत नहीं है ना, ना की इज्जत कीजिए। नो भी होता है। मिसाल के तौर पे छोटी बच्चियों की शादियां हो रही है तो माँ बाप को कह सकती नो मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो माँ बाप को इज्जत करनी चाहिए उनकी। हमारी कम उम्र में जो बच्चों की शादियां हो जाती हैं, तो पहले तो नो का रिस्पेक्ट नहीं है, पहले तो नो का रिस्पेक्ट कीजिए। नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते, क्या ज़बरदस्ती है? आप बता दीजिए, अपनी तरफ से चीज़ें वाज़े कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं बच्चे, उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो पहले बैचलर लेवल पर वो बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC कर सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में कोर्स होता है। और अगर वो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं तो मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन MJMC कर सकते हैं। जोधपुर में और बाकी यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी है। ऐसा करने के बाद वो किसी अखबार या न्यूज़ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ख़त्म। मुझे आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसके अलावा भी आपके पास सर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, हमारा ये मुस्लिम समाज एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। इससे पहले भी बासरी के अंदर कश्मीरी साहब ने और साथियों ने बुला करके ये जो इस तरह से आप गाइड कर रहे हैं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी और वो लोग जो आज जिस तरह से आप गाइड कर रहे हैं, राजस्थान लेवल पर या नागौर जिले में एक गाइडेंस ब्यूरो सेंटर जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर कायम करने के लिए आप अपना एक नजरिया पेश करते हैं।
मेरा ये मानना है कि दुनिया में, अच्छा आपका आइडिया है, मेरा ये मानना है कि दुनिया में जो बड़े बदलाव हुए हैं उनकी कोशिशें छोटी थी। मुसलमान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आइडिया को बड़ा करता जाता है, काम कुछ हुआ नहीं, कागज़ पे बनाया, कागज़ पे हार गया। ये छोटी कोशिश है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। स्टार्ट तो है। तो जो करियर गाइडेंस की बात है, जैसे कुचामन सिटी में हमने आज से 15 साल पहले एक मुहिम शुरू की, कुचामन मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, MEWS म्यूज़। आज कुचामन में उस सोसाइटी की छोटी छोटी कोशिशों से क्या बदलाव हुआ है कि स्कूल में बच्चों की ड्रॉप आउट रेट 0 हो गई है। वो बच्चे क्या बनेंगे नहीं बनेंगे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक पहले प्रोग्राम ये सेट किया कि बच्चा स्कूल छोड़ के बीच में घर ना जाए, वो 12th तक ज़रूर पढ़े। तो करियर गाइडेंस की, करियर काउंसलिंग की जो बात आपने कही है, उस आइडिया को बड़ा मत कीजिए। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, अगर इनको ही आपने ठीक से बता दिया और ये अगर हिंदुस्तान में सब जगह फैल गए तो यही तो आग है। आपने देखा होगा वो ओलंपिक में, एशियाड में एक खिलाड़ी मशाल लेके दौड़ता है, फिर दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, चौथा लेता है, वही तो आग है जो वहाँ पहुँची है। फिर लास्ट में जाके वो ग्रीस में, जहाँ दुनिया का पहला ओलंपिक हुआ था, वहाँ ले जाके उसको जला देता है। या वो ग्रीस से आग लेता है और जिस कंट्री में ओलंपिक हो रहा है वहाँ तक दौड़ते हुए वहाँ जाता है, वही आग तो वहाँ पहुँची है। ये उसकी एक रस्म है ओलंपिक्स की, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, कोशिश छोटी रखिए बेशक, लेकिन कारगर होनी चाहिए। हम आइडिया बड़ा करते 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 बोलते हैं यार ये तो हमारे बस की नहीं, बंद करो। मेरा कहना है जो बस का है वो छोटा आइडिया पूरा कर लीजिए। इन बच्चों की, इतने बच्चों की करियर काउंसलिंग कर दीजिए। आप देखिएगा, अगर यहाँ पर ये अगर 90 बच्चे हैं और 70 प्रोफेशनली कामयाब हो गए, तो 70 को कम से कम आप 1000 से गुणा कर लीजिए। अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बच्चा कम से कम 1000 आदमी को तो इन्फ्लुएंस करेगा ना, करेगा ना। तो हो तो गया, 70,000 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ गया। वो 70,000 अगेन 1000 मल्टीप्लाई करते जाइए। मन के लड्डू हैं, पर मैं खा तो लूँ, क्या परेशानी। इनको गाइड कर दीजिए, इतना काफ़ी है। कोई सवाल नहीं? और शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। जी जी, थोड़ा जल्दी, बहुत सवाल हैं बच्चों के पास, हम सुनते नहीं हैं उनको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सोनिया है, मैं इकरा पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुरा में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जल्दी, एक सवाल पे जल्दी आओ। लड़कियाँ सिर्फ अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर सकती? वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं जी सकती? मैंने देखा है कि लड़कियाँ अपना सपना पूरा नहीं करती है। आपका सपना क्या है? मेरा सपना पुलिस बनने का है। जरा वालिद साहब से बात कीजिए कि वो सपना पूरा करना चाहते हैं कि नहीं। एक बच्चों में भी एक बहुत गलत ट्रेंड है, विक्टिम खेलना, है ना। विक्टिम खेलना समझते हैं? विक्टिम खेलना ऐसा होता है, आप पे नहीं कह रहा बेटा, है मैं ऐसे बोल रहा हूँ। यार सुबह तू स्कूल में खेलने क्यों नहीं आया? अरे यार हमारी टांग दुख है। विक्टिम प्ले है ये, रद्दी बहाने। तो अगर आपके सपने को कोई पूरा नहीं करना चाहता, तो मेरा तो सवाल आपके पिताजी से, वो आपको स्कूल भेज क्यों रहे हैं? आप बोलिए उनसे, वो पुलिस में मैं जाना चाहती हूँ। देखता हूँ वो हाँ करते हैं कि ना। मेरा यकीन है 99% में उनसे मिला नहीं हूँ, पर मुझे यकीन है वो आपके सपने को सपोर्ट करेंगे। एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है मुसलमानों में कि वो बच्चियों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल, और ये छोटी बात नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। मुझे लगता है अराउंड 50-50% रेशियो में बैठे हैं आप यहाँ पे, लड़का लड़की तो है। तो ये चेंज है। तो कल कुचामन सिटी में शाम को मेरा एक छोटा सा लेक्चर था करियर काउंसलिंग पे, तो मैं जिस क्लास में गया वहाँ पर 51% लड़कियाँ थी, 49% लड़के थे, और वो सारे ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे थे, यानी जवान जो कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में। मुझे नहीं लगता बेटा ऐसा है। और कभी भी विक्टिम प्ले नहीं करना है। विक्टिम प्ले बहुत बुरी गंदी आदत होती है। एक विक्टिम प्ले क्या होता है बच्चों में, एक ये होता है कि 10 चैप्टर सुबह पूछे जाने, 5 की तैयारी की, आपने खूब देर मोबाइल चलाया और सो गए। 50% कोर्स कवर किया, 50% नंबर आएंगे। जब नंबर माँ बाप ने पूछा कि 50% ही क्यों आए, हमारी यहाँ क्या दुख है, तो मोबाइल की वजह से दुख रही है ना। विक्टिम प्ले मत करो ना, बेईमानी है ना। ये तो गलत तो नहीं कह रहा, सही बात है ना। डोंट प्ले विक्टिम। अपने आप को एक मजबूत उसके तरह कहिए कि नहीं मैं यस। और मैं तो कह रहा हूँ 1% केस में मैं मान लूँ कि आपके वालिद साहब कहते हैं
या आपके कोई भी घर वाला कहता है कि हम आपको नहीं बनने देंगे, तो ये आपका कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि आप उन्हें इस बात के संतुष्ट कर सके कि मेरा पुलिस में जाना क्यों ज़रूरी है। काश, मैं बताना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, लेकिन काश कोई सिर्फ इस बात की रिसर्च करे कि जेलों में बंद मुसलमानों की क्या हालत है, तो आप शर्म से आपका सर धरती में गड़ जाएगा। मुसलमान हिंदुस्तान में एक ही जगह मेजॉरिटी में, वो जेलों में है। और सबसे बुरी बात कि जो जेलों में बंद कैदी हैं उनमें भी 80% विचाराधीन कैदी हैं। उसका मतलब क्या होता है, कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया लेकिन उसे एक पोटेंशियल क्रिमिनल मान लिया, हो सकता है जुर्म करे, हमें शक है इसलिए हम इसे जेल में डाल रहे हैं। हमारा कोई लॉयर जा रहा है उन्हें बचाने के लिए? अगर आप यही पुलिस में हैं और वकील हों और सिर्फ विचाराधीन कैदियों के मुद्दे उठा लें और उस वहाँ पर जो 80% कैदी हैं, जिनमें से कैदियों में 80% जो विचाराधीन हैं, उसका 50% बाहर ले आए, कितने घरों की दुआएं आपके साथ में हैं? जो काम दुआ कर सकती है वो तो काम मेहनत भी नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है बाबू, डिस्कस करो घर पे। ये आंख आपकी 6x6 कहाँ अप्लाई होती है पहले पता कर लेना। मेरा एक दोस्त है, उसने एनडीए में आर्मी में जाने की तैयारी की और जब पूरी तैयारी कर ली, सिलेक्शन हो गया, रिटर्न क्लियर कर लिया, फिजिकल जब हो रहा था तो जब आंखें चेक हुई तो वो भी 6x6 निकली। लास्ट में पता चला इतनी तैयारियों के बाद वो कलर ब्लाइंड है। वो पीले में और जामुनी में, और जामुनी और लाल में, पिंक और पीले में फ़र्क ही नहीं कर पाता। वैसा आदमी तो आर्मी में जा ही नहीं सकता। तो आपकी आई साइट का क्या होगा ये पहले पता कर लें। पता चले कि इसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, पूरी ज़िंदगी तैयारी में लगा दी तो बेकार हो जाएगी कोशिश। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो दुआ दीजिएगा। फर्दर कंसल्टेंसी चाहिए हैदर साहब से कांटेक्ट करें। आप अपना वॉइस रिकॉर्ड भेज सकते हैं, मैं वॉइस में वापस आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।